हाय दोस्तों, कैसे हो? तो हम प्रीवियस ईयर्स के सीएमए फाउंडेशन के पेपर्स सॉल्व कर रहे थे। तो इस सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने जून 2019 का पेपर सॉल्व किया था। आज दिसंबर 2018 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियो है जून 2019 की, आपको वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी इजीली। तो आप वहाँ से जाकर उस पेपर के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। तो दिसंबर 2018 का पेपर अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ a अपॉन 3 इक्वस टू b अपॉन 4 इक्वस टू c अपॉन 7। ये अपन को तीन दिए हुए हैं और अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की। तो ये रेशियो वाला जो चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर, उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपन कैसे करेंगे, देखो। ये बोल रहा है a अपॉन 3 इक्वस टू b अपॉन 4 और c अपॉन 7, ये अपन को बोल रहा है। और उसने वैल्यू पूछी है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की। सिंपल, ये पूछी है उसने। तो देखो, मैंने जो बताया था आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जब मैंने कराया था, तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब भी रेशियो इस तरह से दिया हुआ होता है तो मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। तो a की वैल्यू आ गई 3k, b की वैल्यू होगी 4k एंड c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7k। k क्या है? k एक कांस्टेंट है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अपन को नहीं पता कि k की वैल्यू क्या है, इसलिए मैंने इस k को एक कांस्टेंट मान लिया। जब भी इस तरह से दिया हुआ होता है तो रेशियो में जब वैल्यू अलग अलग करनी होती है तो अपन a की वैल्यू हो गई 3k, b की वैल्यू 4k एंड c की वैल्यू हो गई 7k। अब इन वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ a प्लस बी प्लस सी में। देखो, 3k प्लस 4k प्लस 7k अपॉन 7k। बताइए कितना हो गया? ऊपर ऊपर हो गया 14k और नीचे है 7k। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 टू जा 14। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। अब 2 कौन से ऑप्शन में? अपने बी ऑप्शन में 2 है। किस ऑप्शन में आ रहा है 2? अपने बी ऑप्शन में आ रहा है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है गाइज, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ p वेरीज डायरेक्टली एज q। ये अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो क्वेश्चन है, उसमें ही वेरिएंस का एक और चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। उसमें क्या बोल रहा है? p वेरीज डायरेक्टली एज q। मतलब जैसे जैसे p इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे q इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे p डिक्रीज होगा वैसे वैसे q डिक्रीज होगा। तो इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो p वेरीज डायरेक्टली एज q। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा? इस लाइन को यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस लाइन को किस तरह से लिखूंगा कि p वेरीज डायरेक्टली एज q। इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। आगे क्या बोल रहा है? यदि q की वैल्यू दे रखी है इसने 2, तो p की वैल्यू आ रही है 4। क्या बोल रहा है ये? q यदि 2 है तो p कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है क्वेश्चन कि p की वैल्यू यदि 2 होगी तो हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यदि q की वैल्यू क्या हो जिससे कि p की वैल्यू कितनी हो जाए? 2 हो जाए। अब मैं इस पहले वाले से एक इक्वेशन बनाता हूँ। देखो, इसको मैं जब भी खोलता हूँ तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, p इक्वस टू के क्यू। ठीक है, जब भी अपन प्रपोर्शन का साइन आता है हटाएंगे तो अपन एक कांस्टेंट आएगा उसकी जगह पर। आ गया कि क्या है? एक कांस्टेंट है। अब q की वैल्यू 2 है तो p की वैल्यू 4 है। कब है? q की वैल्यू 2 होने पर। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। तो यहां से हमको कांस्टेंट k की वैल्यू मिल गई 2। कांस्टेंट की वैल्यू 2 मिल गई, बस अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब q की वैल्यू निकालनी है p2 होने पर। तो वही सिंपल वापस से, अब p की वैल्यू दे रखी है 2, k की वैल्यू 2 है, मुझे q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो q की वैल्यू कितनी आ गई?
1 आ गई अपनी यहाँ पर, ठीक है। सिंपल, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। पहले वाले से अपन ने के की वैल्यू फाइंड आउट करी, क्योंकि के कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी। और के कैसे आया था, प्रोपोर्शन के सिंबल को जब भी हटाएंगे तो इक्वस टू लगाएंगे और एक कांस्टेंट जो है वो साथ में आएगा। तो हमने पहले वाले जो दे रखा है इसने p इक्वस टू 4 एंड q इक्वस टू 2, उससे k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद ना उसी इक्वेशन में वापस से p की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू पुट करी है एंड देन q की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी है। ना आगे बढ़ते हैं अपन अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ मनी, कुछ पैसा उसने बैंक में जमा किया एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर। यहाँ पे 9% दे रखा है और किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर दे रखा है, ठीक है। तो मुझे उसने क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। रेट कितनी दे रखी है उसने मुझे, ये दे रखी है उसने मुझे 9%। आगे आ जाइए, द टोटल इंटरेस्ट दैट कैन ही विल गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उसको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 1620 रुपये। तो उसने कितना पैसा जमा किया, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है अपन से। इंटरेस्ट दे रखा है उसने अपन को 1620 रुपये का, टाइम भी दे रखा है उसने 5 साल के लिए, तो वो अपन से प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, यही होता है फॉर्मूला। सॉल्व करता हूँ मैं। आई की वैल्यू दे रखी है उसने 1620 रुपये, यही दे रखी है 1620। उसके बाद P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R दे रखा है उसने मुझे, अभी लिखा मैंने ऊपर 9%, और T दे रखा है उसने 5 ईयर के लिए। बस सॉल्व कर लो। 9 से कैंसिल आउट करूँगा मैं, देखो 9 1 जा 9, यदि 9 से मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 1 सेकेंड, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 7, 9 8 जा 72, 0 आ गया। 5 से कैंसिल आउट करूँगा, 5 3 जा 15, 3 और 5 6 जा 30। तो ये P की वैल्यू आ गई 3600। P की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 36 है, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3600 ये अपनी P की वैल्यू आ गई है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे अपने 3 क्वेश्चन हो गए स्टार्टिंग से। अब अपन आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 16। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, वो भी मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 4 एंड 16 के बीच में। तो ये मैंने एक सिंपल सा चीज़ होती है, मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं अपन, तो इस तरह से अपन उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 64 के बराबर आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई अपनी +-8। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को 8 लिख देते हैं केवल। क्या लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू को 8। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, जब भी इस तरह से सॉल्यूशन होता है तो एक्स की वैल्यू जो है +-8 आती है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करूँगा तब भी 64 मिलेगा, और -8 का स्क्वायर करने पर भी अपन को क्या मिलेगा, प्लस का 64 ही मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू जो होगी यहाँ पर प्लस माइनस की डी होगी, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, ना कि ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 एंड 16 का मीन प्रोपोर्शनल +-8 होता है। नाउ आगे अपन मूव करते हैं, इसमें अपना ऑप्शन नंबर आ गया, डी आंसर हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। द 6th टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है अपन को 2,5,8, इसकी अपन को 6th टर्म निकालनी है। तो सिंपल है, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आता जा रहा है, तो 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17। अब देखो 6th टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ कौन सी आई अपनी, 17। 17 अपनी कौन सी है, 6th टर्म है। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। 7th टर्म निकालनी है अपन को, सीरीज दे रखी है 16 8 4 2, ये दे रखी है, और इसको अपन को 7th टर्म निकालनी है। तो देखो इस सीरीज में एक ध्यान देने वाली बात है, 16 के बाद 8 है,
16 के बाद क्या आया है यहाँ पर, 8 आया है। और 8 कैसे आया है, डिवाइड बाई 2 से आया है। फिर 8 के बाद 4 आया है, फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो इस तरह से यदि मैं करता जा रहा हूँ तो 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा। अगली टर्म क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 मतलब 1, फिर अगली टर्म 1/2, फिर अगली टर्म 1/4। ऐसे डिवाइड बाई 2 चलता जाएगा ना। तो 7th टर्म देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th, ये 1/4 अपना आंसर होगा, बी ऑप्शन। सिंपल है ये तो, इसमें ऐसा कोई फॉर्मूले ना तो फॉर्मूले लगाने की जरूरत है, बस अपन को अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, IQ यूज़ करना है, तो अपना सिंपल आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। नाउ अगला अपन आते हैं 6th क्वेश्चन हो गया। अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना ये अपना जो सेट ऑफ थ्योरी वाला चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। क्या कह रहा है कि ए, ये जो सिंबल होता है वो किसका होता है गाइज, इस सिंबल को बोलते हैं अपन कंटेन्स, कि ए कंटेन्स बी। इसका कहने का मतलब ये है कि ए जो सेट है वो बी के अंदर आ रहा है, एंड ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 18 और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 40। तो अपन को बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। देखो पहले मैं कंटेंट का मतलब बता देता हूँ होता क्या है यहाँ पर। जैसे कि मान लो ए है मेरे पास सेट 1, 2 है, और बी है मेरे पास सेट 1, 2, 3, 4। तो देखो ए जो है पूरे के पूरे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए कंटेन कर रहा है बी में, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, तो मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों का कॉमन, और वो क्या आ जाएगा 1, 2। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए के जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट इसमें आएंगे। तो यदि मैं यहाँ बात करूँ कि ए के 18 एलिमेंट हैं, बी के 40 एलिमेंट हैं, और ए पूरा का पूरा बी में आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन वाले पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जो ए में है 18। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/3 log 10 125 माइनस 2 log 10 4 प्लस log 10 32। ये जो बेस दे रखा है 10, log का बेस दे रखा है 10, और हमें इस पूरे इक्वेशन की, इस वाले इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो करते हैं। 1/3 log 10 उसने दे रखा है 125, तो 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर में q। आगे क्या दे रखा है उसने, 2 log 10 4, 2 log 10 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में 2। आगे देखिए log 10 32, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस का दे रखा है ना उसने, तो log 10 32 को मतलब लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, आगे देखिए इस, अब मैंने बताया था कि जब भी ये बेस हो गया, ये वैल्यू हो गई log की, इसके ऊपर पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। तो ये इस तरह से हो जाएगा log 10 5 माइनस ये भी आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 log 10 2 प्लस ये भी आगे आ जाएगी 5 log 10 2, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ये रह जाएगा अपने पास log 10 5 रह जाएगा। इधर 4 log 10 2 और एक 5 log 10 2 है, तो 5 में से 4 जाएंगे, तो प्लस का बचेगा अपने पास log 10 2। अब एक फॉर्मूला बताया था log में कि log m बेस सेम है, log m प्लस log n को मैं लिख सकता हूँ ना mn का मतलब 5 × 2। तो ये बन गया अपने पास log बेस 10 और ये 10, और जब बेस और वैल्यू इक्वल होती है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अपना बी ऑप्शन 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका अपना 1 हो जाएगा। नाउ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में से आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो मैंने बता चुका हूँ, सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, यदि 2 रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसका जो फॉर्मूला होगा सम ऑफ रूट्स का वो होगा -b/a।
और यदि मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ दो रूट्स के, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे वो बोल रहा है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का सिंपल फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। तो मुझे बताओ यहाँ पर बच्चों बी की वैल्यू कितनी है, प्लस की 5 है, तो ये आ गया, और ए की वैल्यू कितनी है, प्लस की 5 है, तो ये कैंसिल आउट होकर मुझे क्या देंगे, माइनस का 1 देंगे, और माइनस का 1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, माइनस का 1, सी ऑप्शन है अपना ना। अगले अपना जो ऑप्शनल पार्ट है वो खत्म होता है, आगे जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो दे रखा है ट्रू या फॉल्स का दे रखा है। ट्रू या फॉल्स में से अपन को बताना है कि इसने जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में जो दे रखा है इसने वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं कि सम मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अनिल एंड अशोक, सॉरी अनिल नहीं है, अमल एंड अशोक। तो अमल एंड अशोक के बीच में कुछ मनी का डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें से अमल को और अशोक के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैसा वो है रेशो में 3:5 है। कितना है वो, 3:5। अब यदि अमल जो है वो पैसा लेता है 72 रुपीज़, रेशो में तो वो ले रहा है 3, लेकिन एक्चुअल में वो ले रहा है 72 रुपीज़, तो ये बोल रहा है कि अशोक को 108 मिले होंगे इसके अकॉर्डिंग। यदि अमल को 72 मिले हैं तो अशोक को 108 रुपीज़ उसको मिला होगा, 110 रुपीज़ उसको मिला होगा। अभी अपन चेक कर लेते हैं, रेशो दे रखा है इसने अपन को 3:5, अमल एंड अशोक का 3:5 दे रखा है। तो देखो ये है अमल और ये है अशोक, इसने दे रखा है मुझे रेशो 3:5 दिया हुआ है। कितना रेशो दिया हुआ है इसने मुझे, 3:5 का इसने मुझे रेशो दिया हुआ है। ठीक है, अब इस 3:5 में अमल को मिल रहे हैं 72 रुपीज़ और इसको मिले हैं 108 रुपीज़, ये इसका कहना है। अपन चेक कर लेते हैं, मैंने माना कि अमल को 72 मिले, इसे दे रखा है, तो रेशो में 3 मिला है, एक्चुअल में मिला है 72, तो जो एक रेशो है वो किसके बराबर हो गया, 24 के। तो 5 रेशो जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 24 × 5 120 के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये तो क्या कह रहा है कि अशोक को 108 मिले हैं, तो गलत है, बल्कि उसको कितने मिले हैं, 120 रुपीज़ उसको मिलने चाहिए थे। तो ये इसने जो दे रखा है वो गलत है, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया अपना फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, पहला वाला अपना स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। ठीक है, नाउ फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120 होता है क्या, बिल्कुल होता है, ये हो गया अपना ट्रू। देख लो फैक्टोरियल 5 को मैं किस तरह से खोलूंगा, 5 4 3 2 एंड 1, बताओ 120 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, तो बस ट्रू है। अगला, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम देन एच टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इससे पहले मुझे बताओ स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब वो कह रहा है कि एच टी मतलब स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर क्या रहा, कांस्टेंट, मतलब जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई वैल्यू आती है डिस्टेंस। तो इस चीज़ को अपन इन्वर्सली प्रोपोर्शनली तो बोलेंगे, यदि ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यदि मैं कांस्टेंट है, अभी मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मैं क्या लगाता था, देखो इस तरह से देखो, यदि मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता था इन्वर्सल में, जैसे कि मान लो P इन्वर्सली है 1/Q के, P इक्वल्स टू K/Q लगाता था, तो स्पीड में भी तो ये दे रखा है कि स्पीड जो है इन्वर्सली है 1/टाइम के, और इसने जब ये हटाया है प्रोपोर्शनल का साइन तो क्या लगा दिया, डिस्टेंस लगा दिया इसने, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये कि स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, और वो कब होगी, जब ये कांस्टेंट होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, टाइम का और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, कांस्टेंट, तब मैं बोल सकता हूँ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये ट्रू है अपना, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, सही है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला आते हैं अपन, द सेट 0 इज ए नल सेट। अच्छा, इसमें पहले नल सेट क्या होता है, नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो का मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन इसने क्या दे रखा है अपन को, एक सेट दे रखा है और उसके अंदर जीरो लिख रखा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है ना, और वो एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 1 आ गया, ना कि जीरो। तो ये नल सेट नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये नल सेट नहीं है। ना अगला फिफ्थ की बात करूं, एक फॉर्मूला है सिंपल, ये सिंपल मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ए यूनियन बी है, उसके ऊपर मैंने इन्वर्स लगा रखा है ये, तो इसके जब मैं खोलता हूं तो ये आता है ए इन्वर्स इंटरसेक्शन बी इन्वर्स, और जबकि इसने क्या दे रखा है, ये यूनियन का साइन यूनियन ही रहा, ये चेंज होता है, इंटरसेक्शन आता है, तो ये भी गलत है। ये अपना क्या हो जाएगा, ये भी अपना फॉल्स हो जाएगा। -2⁵ 32, अपन को पता है 2⁵ 32 होता है। अब माइनस और है साथ में, तो माइनस की पावर जब भी कोई ओड नंबर होती है तो हमेशा ये माइनस देगा, ये -32 होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या लगा है 32, इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया अपना। तो लास्ट के तीनों फॉल्स हैं, स्टार्टिंग का फर्स्ट फॉल्स है, बाकी सेकंड और थर्ड ये दोनों ट्रू है। तो ये अपने फॉल्स एंड ट्रू वाले स्टेटमेंट भी कंप्लीट होते हैं। अब अपन आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, जिसमें से अपन को 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन अपन को करने हैं। ठीक है, करते हैं। अब क्या बोल रहा है अपन को, ये पहले वाले में क्या बोल रहा है, द मंथली सैलरीज ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है, उनकी मंथली सैलरी जो है वो रेशो में है 7:5 में। ठीक है, मंथली सैलरी का रेशो दे रखा है 7:5। मैं मान लेता हूँ पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है। इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 300 रुपीज़, यदि हर एक को एक 300 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है, तो उनकी बन जाती है 25:18। ये कब बनती है, जब उनकी सैलरी में 300 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है कि जब रेशो 7:5 है, सैलरी का रेशो तो है ये उनकी स्टार्टिंग सैलरी का, उसके बाद 300 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो रेशो बना वो बना 25:18। तो हमको क्या निकालनी है कि इस टाइम पे सैलरी कितनी थी, कि उनकी जो सैलरी थी वो कितनी थी। फाइंड द रेस्पेक्टिव सैलरीज, कि उनकी सैलरीज अपन को निकालनी है। रेस्पेक्टिव का मतलब दोनों निकाल लो, ये वाली भी और ये वाली सैलरी, दोनों सैलरी कितनी हो गई, ये अपन को निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ जो ट्रेडिशनल मेथड है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एंड इसका सेकंड मेथड भी है जो अपना शॉर्ट एंड मेथड होता है। ठीक है, तो पहले वाले मेथड की अपन बात करते हैं कि पहला दे रखा है 7:5। मैंने मान ला P1 की पहले अपन ने सैलरी मान ली, रेशो को अलग अलग किया, तो इसकी मान ले 7x मान लिया, और इसकी रेशो को अलग करने पर इसकी सैलरी हो गई 5x। रेशो को अलग अलग करने पर मैंने बताया था कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो P1 की सैलरी हो गई 7x, P2 की सैलरी हो गई 5x। अब इनमें 300 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, इसकी 7x है और इसकी 5x है। अब 7x में 300 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ और 5x में 300 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, तो इनकी सैलरी बन गई 25:18। भाई ये आ गई P1 की सैलरी 300 रुपये इंक्रीमेंट होने पर, और ये आ गई P2 की सैलरी 300 रुपये इंक्रीमेंट होने पर। इन दोनों का रेशो 25/18, यही है, ये हो गया। अपन x की वैल्यू निकाल लें तो अपन को सैलरी मिल जाएगी। करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे करो मल्टीप्लाई। 18 × 7 करूंगा, तो 18 × 7 करने पर मुझे क्या मिलेगा, बताइए। 18 × 7 करने पर भाई 70 और 7 8 जा 56, 126 x तो ये मिल गया, प्लस 18 3 54 ये मिल गया, 25 5 125 x और 75 100। सोल्व करो, 126 इधर आएगा, 125 तो ये x रह जाएगा, उधर रह जाएगा 75 - 54, कितना बचेगा, 54 है और ये 75 है, तो 55 होता तो ये 20 होता, लेकिन है कितने 54, तो ये होगा 21। x की वैल्यू 2100, x की वैल्यू कितनी आ गई 2100 आ गई।
तो अब मुझे बताओ, मैं निकाल सकता हूँ P1 की पहली वाली सैलरी कितनी थी, 7x थी ना, तो 7 मल्टीप्लाई 2100 कितनी आ गई, एक सेकेंड, ये हो गया 7 और 7 2 जा 14। ऐसी P2 की सैलरी होगी 5x, 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 2100, ये हो गई 105,000, ये इसकी हो गई P2 की सैलरी। तो P1 की आ गई 14,700 और P2 की आ गई 10,500। ये पहले की थी। 300 इंक्रीमेंट होने के बाद आफ्टर इंक्रीमेंट P1 कितना हो गया, 300 ऐड करूंगा तो 15,000 हो गया, नहीं हो गया, और P2 की मैं 300 ऐड करूंगा तो 10,800 हो गई, नहीं हो गई। तो ये दोनों सैलरीज अपन को बतानी थी, पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई। ये तो हो गया अपना तरीका पहला। अब मैं आता हूँ मेथड 2 की तरफ, जहाँ अपन को सॉल्यूशन नहीं करना है, सिंपल अपन बताएंगे। अभी देखो, मैं इनको इस तरह से लिखता हूँ। इसकी सैलरी दे रखी है मुझे 5:7 है ना, 7:5 सॉरी, सैलरी दे रखी है 7:5, मैं मार्कर चिन्ह कर लेता हूँ, 7:5 दे रखी है। इंक्रीमेंट हुआ है पैसों में 300 रुपये का, तो ये दे रखा है अपन को 25:18, यही दिया हुआ है 25:18। जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आ जाए कि पहले रेशो दे रखा है, उसके बाद एक्चुअल अमाउंट देकर फिर रेशो दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7। तो डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, बराबर आ रहा होता तो मैं आगे कुछ नहीं करता, सीधे अपन सेकंड स्टेप में आ जाते, ठीक है। लेकिन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है दोनों का, इसका डिफरेंस अलग आ रहा है 752 और इसका भी डिफरेंस अलग आ रहा है, ठीक है। तो अपन अब कुछ करेंगे, क्यों ऐसा क्यों, इसका भी रीज़न है, क्योंकि देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 7 से 25 और 5 से 18 दोनों में सेम इंक्रीमेंट होना चाहिए ना। और यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात करूँ तो प्लस में 13 हो रहा है रेशो में, और यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात करूँ तो प्लस में कितना हो रहा है 18 हो रहा है रेशो में। भाई जब हुआ इंक्रीमेंट 300 का है तो रेशो अलग अलग कैसे हो जाएगा। तो इसी चीज़ को सेम बनाने के लिए अपन ये देखते हैं कि इनका डिफरेंस 2 का है, इनका डिफरेंस 7 का है, तो इस डिफरेंस को सेम करते हैं। कैसे करते हैं, देखो इसका कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का आ रहा है, मैं मार्कर चिन्ह कर लेता हूँ, और इसका डिफरेंस आ रहा है 7 का, हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 2 से तो मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों को, और इस 7 से मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों को। तो देखो करो, 7 से मल्टीप्लाई करा तो 49 और 35, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 50 और 36। अब मुझे बताओ यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट हुआ, ये +1 का इंक्रीमेंट हुआ, रेशो में इंक्रीमेंट बराबर आ गया ना, क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है तो इंक्रीमेंट हो रही है, तो रेशो में इंक्रीमेंट बराबर आ गया। तो जो +1 का इंक्रीमेंट हुआ है ये एक्चुअल किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो अब मुझे बताओ, ये पहले की सैलरी का रेशो था, ये बाद की सैलरी का रेशो था, तो एक रेशो यदि 300 के बराबर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि 49 रेशो किसके बराबर होगा 300। कितना आ गया आंसर, मल्टीप्लाई करो 49 को, 4 × 12 120 और 9 × 27 14,700, तो ये आ गया। 35 को मल्टीप्लाई करूंगा 300 से तो कितना आ गया 90 और 15 105 00, ये आ गई। यही सेम आंसर आ रहा है। ये पहले की सैलरी थी इंक्रीमेंट से पहले की, इंक्रीमेंट के बाद की कितनी हो जाएगी 50 रेशो 36 है तो 50 300 कितनी आ जाएगी 15,000 और 36 300 कितनी आ जाएगी 90 और 18 10,800, वही सेम अपना आंसर आ गया। तो ये मेथड इजी है, बस अपन को क्या स्टेप 1 में क्या करना है कि ये जो रेशो है ये अपने आने चाहिए इंक्रीमेंट में इक्वल, क्योंकि जब सैलरी ही इक्वल बढ़ रही है तो रेशो अलग अलग कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था 18 का और यहाँ पे 13 का, तो गलत है। एससी को सेम बनाने के लिए अपन ने देखेंगे इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा है 2, इसका डिफरेंस आ रहा है 7, तो इसके डिफरेंस से इनको मल्टीप्लाई किया, इससे अपन ने इनको मल्टीप्लाई किया, तो अपन को रेशो मिल गई ये। और इनमें अब इंक्रीमेंट देखो सेम आ रहा है और वो इंक्रीमेंट 300 के बराबर है। सिंपल है। आगे अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन
100 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स एट 10, ये सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। क्या करना है, 100 रुपीज़ इसने अपन को क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है इसने अपन को शायद 2 ईयर्स का, और ये दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने अपन को 10%। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, सी आई निकालना है। सी आई क्या बताया था मैंने, अमाउंट माइनस पी, अमाउंट कितना आ जाएगा, P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये फॉर्मूला बताया था। इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यूज़ 10/100 की पावर टी। तो देखो 0 से 0 गया, कितना आ गया 100, 1 प्लस 1/10 ये हो जाएगा 11/10 की स्क्वायर, तो ये हो गया 100, 121/100 ये कैंसिल आउट हो गया, तो अमाउंट आ गया 121। अब सी आई क्या होता है, अमाउंट में से घटा देंगे अपन, 121 में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो 21 रुपीज़ अपना क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा। सिंपल है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हो गए दोनों क्वेश्चन, इजी हैं, थ्योरी पढ़ रखी है अच्छे से तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, ऐसा कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है कि अपन को दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, सिंपल फॉर्मूलेज हैं उनसे करो। हाँ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दे रखा है 100, तो अपन को निकालना है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। मतलब पहली टर्म दे रखी है इसने अपन को 1, पहली टर्म दे रखी है एपी की 1, मतलब पहली टर्म ए ही होती है, 1 दे रखी है। सम दे रखा है 10 टर्म्स का, 10 टर्म्स का सम दे रखा है इसने अपन को 100, तो अपन को 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो 10 टर्म्स के सम का फॉर्मूला मैंने, जब भी टर्म्स का सम निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे 10 टर्म्स के लिए लगाता हूँ तो n/2 5 हो गया, 2a की वैल्यू दे रखी है 1, n-1 मतलब 10 - 1 9 इंटू डी, सोल्व करो, 2 प्लस 9d, ये h10, लेकिन ये दे कितना रखा है अपन को 100 दे रखा है, 5 से कैंसिल आउट किया 20 टाइम्स गया, इधर जाएगा 9d बराबर 18 हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 2, d की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। तो अपन को 20 का निकालना है, 20 के लिए लगाओ फॉर्मूला, 20/2, 2a की वैल्यू 1 दे रखी है, n-1 मतलब 19 और d की वैल्यू आ गई है 2, सिंपल, ये हो गया 10, ये हो गया 2 प्लस 38, 38 प्लस 2 40, 40 इंटू 10 400, 20 टर्म्स का सम आ गया 400, हो गया 20 टर्म्स का जो अपना सम आ रहा है वो है अपना 400 आ रहा है, ठीक है ना। अब अपन फाइंड करेंगे x, इफ अपन को दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/log 2x, 1/log 3x एंड 1/log 6x इक्वल्स टू 2, ये दे रखा है, और इसमें से अपन को x की वैल्यू क्या करनी है, अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे अपन x की वैल्यू फाइंड आउट, कोशिश करो एक बार करने की, फिर ये अपने लॉगरिथम्स वाला जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें से देखो एक बार कैसे करेंगे अपन। देखो यहाँ पे दे रखा है अपन को, मैं लिख देता हूँ एक बार, 1/log 2x, 1/log 3x और 6x, इक्वल्स टू 2 है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करते हैं। देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/log x बेस में 10 अपॉन में log 2 बेस में 10, इस चीज़ को मैं इस तरह से अलग अलग करके लिख सकता हूँ। ऐसे ही यदि मैं इसको लिखना चाहूँगा तो log x बेस में 10 अपॉन log 10 ये 3, क्योंकि जो मेन अपना जो बेसिक जो log होता है वो उनके बेस में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो log के बेस में 10 होगा या उसके बेस में e होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इनको अपने बिल्कुल log के बेसिक टर्म्स में लेकर जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 1/log 10x अपॉन log 10 6, ये पूरा दे रखा है, इक्वल्स टू 2 के। अब आगे ये नीचे वाली चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी इधर, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी,
log 10 2 अपॉन log 10x प्लस log 10 3 अपॉन log 10x और ये बन जाएगा log 10 6 अपॉन log 10x बराबर में 2 बन जाएगा। अब आगे क्या होगा, आगे मैं कॉमन ले सकता हूँ, log 10x को कॉमन ले लिया, अब अपने पास बच गया log 10 2 रह गया, ठीक है, और अपने पास रह गया log 10 3 और अपने पास रह गया log 10 6, ये रह गया, ठीक है। कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखो इधर यदि मैं बात करूँ तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लग रहा है, बेस सेम है, तो log 10x क्या होता है, log mn होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट log 10 2 × 3 6 लिख सकता हूँ, फिर log 10 6 इक्वल्स टू 2 है। आगे देखिए 1 अपॉन log 10x, इधर 6 में और इसमें वापस से log m प्लस log n का फॉर्मूला लग रहा है, वो क्या होता है, log mn होता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूं मैं, तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो ये आ जाएगा 36 बराबर में 2। अब आगे देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया कि log 10 36 अपॉन में log 10x बराबर में 2, ठीक है। आगे क्या कर सकता हूँ मैं, log 10 36 बराबर में 2 × log 10x। अब मैंने क्या बताया था, ये जो आगे वैल्यू होती है ये पावर में चली जाती है भाई, जब पावर की वैल्यू आगे आएगी तो आगे की वैल्यू पावर में भी तो जा सकती है ना, तो ये हो गया 36 बराबर में, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 एक्स स्क्वायर। तो अब देखो log 10 बेस है, log 10 बेस है यहाँ पर, ये दोनों log इक्वल टू होते हैं जब कैंसिल आउट हो जाते हैं, ऐसे कैंसिल तो नहीं होते बट इनको एंटी लॉग ले लिया जाता है, तो ये सिंपल मैं इनको इस तरह से लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 होने पर मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, ±6 मिल गई। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक तो प्लस की 6 आई है और एक माइनस की 6 आई है। माइनस के 6 को अपन कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि जो लॉग में ये वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, अनडिफाइंड होती हैं। ये लॉग के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव ली जाती हैं, तो x की जो वैल्यू होगी केवल प्लस की 6 कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस की 6 हो गई। ना अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसके दो तरीके हैं करने के। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन ईच ऑफ 7 सब्जेक्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन। मतलब एक एग्ज़ाम है जिसमें 7 सब्जेक्ट्स हैं और एक स्टूडेंट को पास होने के लिए उसमें से हर एक सब्जेक्ट में उसको मिनिमम मार्क्स लाने हैं। जैसे कि मान लो 100 नंबर के 7 सब्जेक्ट हो गए और उसको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए 40 नंबर, तो उसको 40 नंबर हर सब्जेक्ट में लाने होंगे, पहली वाली में भी, दूसरी वाली में भी, तीसरी वाली में भी, जब जाकर वो कंप्लीट पास कहलाएगा। आगे इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट फेल, तो अपन को ये बताना है कितने तरीके से वो फेल हो सकता है, कितने तरीके से वो फेल हो सकता है। पहला मेथड बताता हूँ मैं, इसका सेकंड मेथड भी है। देखो यदि मान लो वो किसी भी एक सब्जेक्ट में यदि 40 से कम नंबर लाया तो वो फेल हो जाएगा, मतलब मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है उससे कम नंबर आए तो वो फेल हो जाएगा किसी भी एक सब्जेक्ट में। भाई 7 सब्जेक्ट है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पास होने के लिए उसको पासिंग मार्क्स लाने हैं, वो भी हर एक सब्जेक्ट में, पहली में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, पाँचवीं में भी, छठी में भी और सातवीं में भी। यदि वो किसी भी एक में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाया, जितने हैं, जितने उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं पासिंग मार्क्स के लिए, यदि उतने नहीं ला पाया तो वो क्या कहलाएगा, फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 7 सब्जेक्ट्स में तो यदि वो एक में नहीं लाया तो भी फेल है, या फिर मैं बोल दूँ या, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में जब भी दो चीज़ें होती हैं, हिंदी में तो यदि मैं बोलूँ या और, तो या के लिए प्लस लगाते हैं और के लिए एंड, मतलब मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, और इंग्लिश में और एंड होता है। तो यदि वो पहली में फेल हो गया
7 में से किसी एक में भी फेल हो गया, नहीं ला पाया नंबर पासिंग मार्क्स के, तो वो फेल है। या फिर 7 में से 2 में नहीं ला पाया, तब भी तो वो फेल ही कहलाएगा। ऐसे ही 7 में से 3 में नहीं ला पाया, तब भी वो फेल कहलाएगा। 7 में से 4 में नहीं ला पाया, तब भी 5 में नहीं ला पाया, तब भी 6 में नहीं ला पाया, तब भी, और 7 के 7 में नहीं लाया, तब भी वो क्या कहलाएगा? फेल ही कहलाएगा। वो पास केवल तब होगा जब 7 सब्जेक्ट्स में उसके नंबर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा होंगे। तो ये जो सारे तरीके हैं ये उसके फेल होने के तरीके हैं। अब इनको सॉल्व करो। 7C1 की वैल्यू होती है 7, 7C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? कैसे सोल्व करेंगे? 2 बार खोलना पड़ेगा 7 को, 7, 6, 2 और 1। मैं मार्क चेंज कर लेता हूँ एक बार। 7C3 की वैल्यू 3 बार खोलो, 3, 2 और 1। ये मैंने जब थ्योरी चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था शॉर्टकट किस तरह से खोलते हैं, ठीक है? फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट खोलना है। 7C3 और 7C4 एक ही वैल्यू है, मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो 7, 6, 5 और 3, 2, 1। 7C5 और 7C2 एक ही बात है, 7, 6, 2 × 1 लिख सकता हूँ। 7C6 और 7C1 एक ही वैल्यू है, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 7। और ये 7C1 होता है 1। सोल्व करो। 7 प्लस का सिंबल 2 से गया 3 टाइम्स 21 आ गया, प्लस 3, 2 जा 6, 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, ये हो गया 21 क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, प्लस का 7 प्लस का 1 ऐड करो, 35 देंगे अपन को 70, और 21 देंगे 42, तो 70 तो ये दोनों मिलके दे रहे हैं, 42 ये दोनों मिलके दे रहे हैं, ये दोनों मिलके दे रहे हैं अपन को 14 और ये 1 ऐड करो। 4 + 5 + 2 7, 7 + 1 8 + 4 12, 127 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। कि 127 वेज हैं जिससे वो फेल हो सकता है। अच्छा, अब इसी का दूसरा मेथड देखो, शायद इससे आपको आसान लगे। देखो सब्जेक्ट्स कितनी है? 7 सब्जेक्ट्स हैं, 6 और 7 सब्जेक्ट। अब हर सब्जेक्ट के 2 रिजल्ट होंगे, या तो पास होगा या फेल होगा। भाई कम मार्क्स आए तो फेल, ज़्यादा मार्क्स आए तो पास होगा या फेल होगा। इस तरह से सब में 2-2 आउटकम्स आएंगे पास फेल के। तो मैं टोटल आउटकम्स की बात करूं यदि, तो पहली वाली के भी 2 आउटकम्स हैं एंड, दूसरी वाली के भी 2 एंड, तीसरी वाली के भी एंड, 4th एंड 5th वाली के भी, 6th वाली के भी और 7th वाली के भी। तो टोटल आउटकम्स आ गए 2 की पावर 7। भाई 7 सब्जेक्ट्स के, एक सब्जेक्ट के 2 आउटकम हैं टोटल, तो 7 के 2 करके 2 की पावर 7 टोटल आउटकम्स आ गए। अब 2 की पावर 7 टोटल आउटकम्स, मतलब इसमें पास वाला भी है और फेल वाला भी है। अभी पास केवल एक कंडीशन में होगा कि पहली वाली में भी पासिंग मार्क्स आ गए, दूसरी वाली में भी पासिंग मार्क्स आ गए। तो पासिंग की जो आउटकम्स होंगे वो क्या होगा कि पहली वाली में भी पासिंग मार्क्स आ जाए, एंड दूसरी वाली में भी एंड, तीसरी वाली में भी एंड, चौथी वाली में भी एंड, इस तरह से 7 तक चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7। अभी टोटल में से मैं पासिंग वाला माइनस कर देता हूँ तो मुझे फेल वाला मिल जाएगा। भाई टोटल में पास और फेल दोनों के थे ना, तो फेल तो केवल किसी एक में भी यदि नंबर नहीं आएंगे तो वो फेल हो जाएगा। और पासिंग की तो केवल एक ही कंडीशन है कि सब में लाना जरूरी है। तो टोटल में से पासिंग वाला मैंने माइनस कर दिया, तो 2 की पावर 7 - 1, इसको सोल्व करो। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128 होता है। -1 करूंगा तो ये आ जाएगा 127। निकाल लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 2 की पावर 7 होता है। उसमें से 1 माइनस कर दिया, 127 आ गया। इजीली कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। तो ये 2 तरीके हैं करने के, आपको जौन सा अच्छा लगे उस तरीके से फॉलो करिए। पहला वाला थोड़ा लेंथी है, क्लियरली है। दूसरा वाला भी ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा लेंथी हो, बस कंसेप्ट अलग तरीके से बताया है किस तरह से होंगे। तो ये 2 तरीके हो गए इसको सोल्व करने के ना। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था फ्रैक्शन मेथड से इसको अपन सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको तोड़ेंगे अपन इस वाली चीज को। तो मैं इसको तोड़कर ऐसे लिख सकता हूं ना, क्या हो गया इसमें,
3x माइनस 2x प्लस 6। अभी कैसे किया ये तो थर्ड क्लास में मैंने तुमको बताया होगा, वहाँ जाके देखना एक बार कैसे किया है ये। तो फ्रैक्शन पार्ट में मैंने इसको ब्रेक करके लिखा, बता देता हूँ। इस तरह से ब्रेक करते हैं कि दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर ये और ये इनका मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाली टर्म्स वापस से मिल जाए। मतलब 5x 6x स्क्वायर तो मिल जाए मुझे मल्टीप्लाई करने पर, और 5x मिल जाए मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। इस तरह से मैंने इनको ब्रेक किया है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब कॉमन ले लो, x की वैल्यू कॉमन लेता हूँ, x माइनस 3 है, माइनस 2 कॉमन लेता हूँ, x माइनस 3 यहाँ पर आ गया। सिंपल है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 3, दो वैल्यूज आ गई डायरेक्टली, 2 और 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एंड 3 आ गई। तो दोस्तों अपना पहला वाला जो सेक्शन है बिजनेस ऑफ मैथमेटिक्स का, ये कंप्लीट होता है। अब अपन जो सेक्शन बी है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसके क्वेश्चंस आपको दूसरी सर जो स्टैटिस्टिक्स के हैं वो करवाएंगे। इसमें से मैं आपको प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन करवा देता हूँ स्टैटिस्टिक्स में से। तो देखते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एंड ये भी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फॉर क्या बोल रहा है, फॉर श्योर इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट का मतलब ये होता है कि ये वाला इवेंट तो होने ही वाला है 100%, चाहे से दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये जरूर होगा ही होगा। जैसे कि सन राइजेज इन द मॉर्निंग तो होगा ही होगा वो, ठीक है। और ऐसे कुछ इवेंट जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, चाहे वो हेड हो चाहे टेल हो, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो जब भी इस तरह का इवेंट होता है श्योर इवेंट, अपन को पता है कि कुछ रिजल्ट आने वाला है, 100% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1। नाउ अब 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ए एंड बी। तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ फिर से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ऐसे दो इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। यदि मैं एक के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, जैसे कि कॉइन को टॉस किया तो उसमें एक बार में केवल एक ही रिजल्ट आएगा, या तो एक बार में हेड आएगा या फिर एक बार में टेल आएगा। ऐसा नहीं कि कॉइन को टॉस किया और उसमें हेड और टेल दोनों एक साथ आ गए, पॉसिबल है क्या, ऐसा नहीं है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसे इवेंट जिनमें रिजल्ट एक टाइम पे केवल एक रिजल्ट हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे इवेंट्स को अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो इन दोनों इवेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा 0। तो अपन को यूनियन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब ये जब 0 हो गया तो अपने पास क्या बचा, a प्लस बी। तो ये इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, ये हो गया। ट्रू एंड फॉल्स में देखते हैं। ये भी नहीं है, नहीं नहीं, ये फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी 0 होता है, बिल्कुल होता है, अभी बताया मैंने। तो ये क्या है, ट्रू है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। ए एंड बी का मतलब वही है, ये ए इंटरसेक्शन बी, इसको एंड बोल देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ट्रू है ये। एंड अगला देखो, कोरिलेशन नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में एक्सीड यूनिट, गलत है भाई। कभी किसी प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो यूनिटी मतलब एक से ज़्यादा हो सकती है क्या, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके बीच की रहेगी, ना तो 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। तो ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में एक्सीड यूनिटी का मतलब 1, एक से ज़्यादा होगी क्या, नहीं होगी, बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है सिंपल कि ए अपॉन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब ए अपॉन बी का मतलब कैसा है, इसको ऐसे रीड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी बताओ ए की जब बी हो चुका हो, जब बी हो चुका हो। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सही है, ये फॉर्मूला होता है, ट्रू है ये, कि दोनों की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिंपल फॉर्मूला है, मैं लिखवाया भी था कि जब प्रोबेबिलिटी निकालनी हो अपन को एक इवेंट की, जब बी हो चुका हो, तो उसका फॉर्मूला है कि पी ए बी, मतलब दोनों की कॉमन की ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी। तो ये अपना जो क्या है, ट्रू है अपना आंसर। क्या है अपना आंसर, ये ट्रू है, ठीक है। पी ए बी अपॉन पी बी, इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू। नाउ अगला देखते हैं, 3 परफेक्ट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। मतलब 3 कॉइन्स को अपन ने
टॉस किया और एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है एक हेड या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि तीन ही कॉइन्स है तो तीन ही होंगे। तो उनकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड की क्या आनी चाहिए, 1/5/8 आनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग क्या आएगी देखते हैं। तीन कॉइन्स को टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एटलीस्ट वन हेड के लिए, क्या क्या आ सकते हैं देखो। पहले वाले पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया। हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, तीसरे वाले पे एटलीस्ट वन हेड में ही आ रहा है ये। पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। ये तो हो गई एक एक की बात। अब एक की जगह एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि एक दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। दो की बात करूँ तो इस पर हेड आ गया, टेल आ गया। इसकी बात करूँ तो ये टेल, ये हेड, ये हेड। और बात करूँ तो हेड टेल हेड, ये भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि दो हेड आ गए, एटलीस्ट में वन, एटलीस्ट टू भी हो सकता है। मतलब कम से कम एक तो आ ही आए, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक हो गया, दो हो गया, और एक तीसरा वाला। तीसरे वाले का मतलब एक ही केस बनता है, तीनों पर ही हेड आ जाए। तो कितने केस हो गए टोटल, 7 हो गए, हो गए नहीं हुए भाई। हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है कॉइन पर हेड या टेल आने की। तीन कॉइन्स हैं इसलिए 1/2 1/2 1/2 1/8। इसकी भी इसकी हो जाएगी 1/8। कैसे, 1/2 1/2 1/2 1/8। इसकी भी 1/8 हो जाएगी, इसकी भी 1/8। तो ये इस तरह से हो रहा है कि ये आ सकता है या ये आ सकता है या ये आ सकता है या ये आ सकता है, तो सब में प्लस हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 1/8, 1 2 3 4 5 6 7, सातों इवेंट 1 2 3 4 5 6 7 की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8 आएगा। जबकि उसने कितना दे रखा है अपन को, 5/8। नहीं, गलत है, ये अपना हो गया फॉल्स प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया। ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया, एंड ये वाला बता दिया प्रोबेबिलिटी का। अब 6th का, इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये रहा। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए फुल पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर। दो चीज़ें निकालनी है कि एक अपने पास कार्ड्स का फुल पैक है। फुल पैक में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं अपने पास 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। उसमें से अपन ने 4 बाहर निकाले हैं, अपन को नहीं पता कौन से हैं। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि 3 स्पेड्स एंड 1 हार्ट आना चाहिए। तो 52 में से 13 जो है वो डिवाइडेड होते हैं 13 13 करके 4 पार्ट्स में। एक होता है डायमंड का, मतलब इस तरह का। एक होता है शायद हार्ट की शेप का, देखा होगा। एक होता है जिसको बोलते हैं स्पेड्स बोलते हैं, और एक और होता है उसको बोलते हैं चिड़ी, हिंदी में पता है, इंग्लिश में शायद उसको आई डोंट नो व्हाट इज़ कॉल्ड इन हिंदी इंग्लिश। तो 13 13 13 के 4 पार्ट्स होते हैं। अब वो बोल रहा है कि 3 स्पेड्स आनी चाहिए, एक हटाना चाहिए। ठीक है, 4 निकालें। तो स्पेड्स आने के लिए मैं स्पेड्स वाले में से निकले, स्पेड्स आने के लिए जो कंपलसरी किया है कि इसमें से निकले। तो 13 में से निकले कितने, 4। एंड इंग्लिश में एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड 1 हार्ट, हार्ट में से मतलब हार्ट वाले में से निकले। सॉरी, ये 3 निकल के आ रहे हैं ना इसमें से। एक सेकेंड देखो, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ये क्या बोल रहा है, 3 आ रहे हैं। 3 स्पेड्स होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 3 स्पेड्स होना चाहिए, एंड 1 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए हार्ट, ये बोल रहा है ये। तो 3 स्पेड्स के लिए स्पेड्स वाले में से आ जाए, एंड हार्ट के लिए हार्ट वाले में से आए। तो ये तो हो गए फेवरेबल आउटकम्स। अपन टोटल कितने हैं, 52 में से 4। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी इसकी, 3 स्पेड्स आने की एंड 1 हार्ट आने की। अब इसको सॉल्व कर लेना एक बार। सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसको 3 बार खोलो, 3 2 एंड 1 मल्टीप्लाई, इसको एक बार ही खोलना है। इसको 52 51 50 और 49, इसको मैं खोलूँगा 4 3 2 एंड 1। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा शायद अपना। देखो एक बार कितना आंसर आएगा सॉल्व करने पर, इसको करो एक बार।
मैं दूसरे मार्कर से सॉल्व करके बताता हूँ। देखो ये 3 2 जा 6 से ये कैंसिल आउट हो गया, एंड ये 4 गया 13 टाइम्स, एंड 3 से गया ये 17 टाइम्स गया, 2 से गया ये 25 टाइम्स। तो ऊपर रह गया अपने पास मल्टीप्लाई करने के लिए 13 रहा, 11 रहा, 13 एक और रह गया बस। तो 13 11 13 और 11, कितना आंसर आ रहा है? अच्छा ये 2 आएगा, 3 2 जा 6 2 ये, तो अपने पास 2 और है मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया अपने पास। ऊपर तो रह गया ये, नीचे कितना रहा? नीचे रहा अपने पास 13 17 25 और 49। अब देखो 13 से ये 13 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब कीजिए मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26, 26 मल्टीप्लाई 11 करूँगा तो ये आ जाएगा 286 आ जाएगा। नीचे को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 17 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 49, ये अपन को दे देगा 2825, ये अपना आंसर होगा। ये पहले वाले का आंसर आ गया कि 3 स्पेड्स आने चाहिए और 1 आर्ट आना चाहिए। अब सेकंड वाला जो है वो क्या बोल रहा है कि सेकंड वाले में ये बोल रहा है ये कि एटलीस्ट 1 डायमंड आना चाहिए। तो मैं अलग से करके बता देता हूँ, एटलीस्ट 1 डायमंड। तो देखो टोटल आउटकम्स तो कितने होंगे? टोटल तो होंगे 52 4, एटलीस्ट 1 डायमंड। एटलीस्ट 1 डायमंड में देखो इसका पहला तरीका, एक डायमंड आना चाहिए। एटलीस्ट 1 मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, चारों के चारों डायमंड भी हो सकते हैं। तो देखो एटलीस्ट 1 डायमंड मतलब डायमंड वाले में से एक आ गया, एंड बाकी 3 किस में से आए? बाकी 3 वालों में से, जो भी 3 13 13 के 3 बच रहे हैं ना, कितने हो गए? 13 13 26 13 39, उसमें से 3 आ गए एक। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 2 डायमंड आ गए, बाकी के 2 उसमें से आ गए बचे कुछों में से। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 3 डायमंड आ गए और 39 में से एक आ गया। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि चारों के चारों ही डायमंड आ गए। तो ये फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, इनको सॉल्व करो। अपॉन में टोटल तो अपन 52C4 दे ही रखा है, तो सॉल्व करते हैं। 13 पहले वाले को सॉल्व करता हूँ मैं, 13C1 39C3। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख के आ सकता हूँ पेपर में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने की। 39C3 प्लस 13C2 39C2 प्लस ये एक इवेंट इसका हो गया। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, और चौथी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। इन सब में टोटल फेवरेबल आउटकम है 52C4। इस तरह से भी मैं लिख के आ सकता हूँ। और यदि सोल्व ही करना है पूरा, तो सोल्व देखो 13 हो गया, 39C3 इसको मल्टी खोलूँगा मैं 3 टाइम्स, और नीचे आ जाएगा 3 2 1। ये इसको सोल्व करूँगा 13C2, इसको खोलूँगा 12 टाइम्स 2 बार, एंड ये खुल गया। एंड इसको भी खोलूँगा 2 बार, फिर 38 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, ये दूसरा वाला खोल लिया। इसको 3 बार खोलूँगा तो उसको 1 बार खोलूँगा, इसको 3 बार खोलूँगा तो ये कितनी बार खुलेगा? फिर ये 1 बार ही खुलेगा क्योंकि 3 ये आ चुके हैं, सिंपल। फिर ये 4 बार नीचे इसको अपन खोलेंगे। 10 4 3 2 एंड 1। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। नीचे वाले पार्ट को सिंपल बताया था, 52 51 49 50 अपॉन 4 3 2 1। बस सॉल्व कीजिए। देखो इधर सॉल्व करता हूँ तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 19, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 13, इधर 2 से हो जाएगा 6 टाइम्स, इधर 2 से हो जाएगा 19, इधर देखो 3 2 जा 6 से हो जाएगा 2 टाइम्स, और इधर 4 3 जा 12 2 जा 24, ये हो जाएगा 12 से 2 टाइम्स, ये पूरा का पूरा गया।
और 2 से फिर ये गया 5 टाइम्स ये गया। इधर नीचे की बात करूँ तो 4 3 जा 12 2 जा 24 ये गया, 4 से काटूँ तो 13 ये गया, 3 से काटूँ तो 17 ये गया, 2 से काटूँ तो 25 ये गया। अब देखो क्या क्या बचा ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 13 13 19 कितना आ जाएगा ये, 13 13 19 को मल्टीप्लाई करता हूँ 169 मल्टीप्लाई 19 ये दे देगा मुझे 3211। कितना देगा मुझे ये 3211। 13 13 19 और 37 और है मल्टीप्लाई में 37 ये मुझे देगा 118807। कितना देगा 118807। ऐसे यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 13 6 जा कितना दे देगा 13 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद में ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो गए, ये मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 13 यदि मैं बात करूँ 13 मल्टी 13 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 19 ये दे देगा 57798। 57798। इधर यदि मैं बात करूँ इसकी थर्ड वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे मुझे 13 दे रहा है, 2 दे रहा है, 13 मल्टीप्लाई 2 करना है, मल्टीप्लाई 11 करना है, मल्टीप्लाई मुझे 39 करना है, तो 1154 ये थर्ड पोर्शन मुझे 1154 देगा। और फोर्थ पोर्शन जो है ये वाला ऊपर क्या बच रहा है 13 बच रहा है एक, तो मल्टीप्लाई में 11 बच रहा है और मल्टीप्लाई में 5 बच रहा है, तो मुझे देगा 715। ये ऊपर वाले चारों पोर्शन सोल्व हो गए। नीचे क्या क्या मल्टीप्लाई करना है 13 करना है मल्टीप्लाई एक, तो 17 करना है अपन को मल्टीप्लाई, 49 मल्टीप्लाई करना है और 25 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है 270725 ये अपन को ये दे देगा 270725। अब ऊपर वालों को जब मैं ऐड करूँगा तो ऊपर वालों को ऐड करने पर मुझे मिलेगा 188474। देखो 118807 प्लस 57798 प्लस 1154 प्लस 715 1888474 और नीचे कितना था 270725। अब इसको डिवाइड करूँगा मैं 270725 से, तो मुझे मिलेगा 0.6961। ये आपको आंसर मिलेगा प्रोबेबिलिटी का। ये हो गया इसका